इतने पैसे लाता कहाँ से रे तू? अरे वो अपना सेटिंग है ना तगड़ा वाला। लेकिन कल तेरे पति पंकज को ना शक हो गया। उसने मेरे शर्ट पे तेरे होठ के निशान देख लिए। तू अपना तापमान मत गर्म करना उसकी फूकने से। वो फूकता है तब भी मजा आता है। तू भी कमाल की ज्वालामुखी है रे। दो दो परमाणु को एक साथ जला रही है। साला हम दोनों उधर 12-12 घंटे चौकीदारी भी एक करते हैं और इधर तेरी सेवादारी भी। मैं तेरे पति का किराएदार, लेकिन मेरी मालकिन तू। लेकिन यार एक म्यान में दो तलवार का टंटा खत्म कर। बोल, तेरे को पति चाहिए या प्रेमी? देख, जो पति कर सकता है ना वो प्रेमी नहीं, और जो प्रेमी कर सकता है पति नहीं। तो तू सोच ले कि तुझे पति बनकर फूकना है या प्रेमी बनकर जलना है। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले जल लेते हैं। सर, हीरा का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऐसे ही पोस्ट से भरा पड़ा है। पढ़ के लगता है जैसे बहुत ही संस्कारी होगा, लेकिन रीना ने हीरा को हनी ट्रैप किया होगा। इसका अंदाजा रीना और हीरा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से भी पता नहीं चल पा रहा। हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। हत्या का समय क्या है? 7 जुलाई रात 8 से 9 बजे के बीच। और इसी बीच हीरा के फोन से रीना को कॉल किया गया। सर, अगर मान भी लें कि रीना हीरा को मरवाना चाहती थी, तो फिर कोई सुपारी किलर पत्थर से मर्डर क्यों करेगा? लेकिन कबीर, अगर यह हत्या लूट के इरादे से भी की गई है तो भी अक्सर देखा जाता है ऐसे क्रिमिनल ज्यादातर चाकू और छुरी का इस्तेमाल करते हैं। हीरा को पत्थर से मारा गया, और वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे किसी ने दुश्मनी निकाली। हाँ भैया, तेरे भैया का सैया बोल रहा हूँ। कौन? मानिक भैया कहाँ है? माल रोड पे। साला मच्छर बहुत है यहाँ। आप कौन? मैं हीरा। कौन हीरा? और मानिक भैया के फोन से कॉल क्यों कर रहे हो? अबे तुझे कॉल करूंगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि तेरे भैया के साथ माल रोड पे मैंने क्या किया है। क्या किया है? टपका दिया। हेलो हेलो हेलो। आइए सर, इस आदमी का नाम मानिक है और किलर ने इसी मानिक के मोबाइल से इसके भाई योगेश को कॉल किया, जिस तरह हीरा की वाइफ को किया गया था। सर, हीरा की तरह इस मानिक का भी मोबाइल, पर्स, घड़ी, चेन सब गायब है। लेकिन सर, किलर ने हीरा की वाइफ को अपना नाम पन्ना बताया था, लेकिन यहाँ पर किलर ने मानिक के भाई को अपना नाम हीरा बताया। शायद कातिल का हीरा और मानिक से कोई कॉमन कनेक्शन हो। क्या तुम या तुम्हारा भाई मानिक किसी हीरा नाम के आदमी को जानते हो? नहीं सर। ये इसका नाम हीरालाल है। इसका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था। क्या तुमने अपने भाई मानिक को कभी इसके साथ देखा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को। कबीर, भले ही मानिक का ये भाई योगेश हीरालाल को नहीं जानता हो, लेकिन दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम ही है। दोनों के मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं। दोनों विक्टिम्स के साथ लूटपाट हुई है। हो सकता है दोनों का कातिल भी एक ही हो। अगर दोनों मर्डर्स में कोई बात अनकॉमन है तो वो ये कि मानिक की पैंट के जिप और बटन खुले हुए हैं, जबकि हीरालाल की पैंट के जिप और बटन खुले हुए नहीं थे। क्या चक्कर हो सकता है? आपका मतलब मोलेस्टेशन से है? लेकिन सर, हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि इस मानिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। और ये भी देखो कि मानिक और हीरा के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के मर्डर्स एक ही तरीके से हुए हैं।
ओके सर। ये वही मानिक है जिसका हीरालाल की तरीके से मर्डर हुआ है। पता कर, इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? पता करता हूँ सर। चलिए अच्छा। क्या है डेंगू? मुझे तो सेठ जी की घड़ी याद दिला रहा था, लेकिन आज अपनी ड्यूटी भूल के यहाँ क्या गुल खिला रहा है? वो भैया जी क्या है ना, वो रात को ड्यूटी पे मच्छर बहुत मारना होता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा खटिया तोड़ लिए। चलिए चलते हैं। सुनीता, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? गजरा है। अच्छा है ना? तो तुम खुद ही लगा दो। देखो तो जरा, ये चेन कहाँ से आई? ये ना मेरी माँ ने दी थी तीज में। रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, मिली थी वहां के एक सीसीटीवी में मानिक के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैप्चर हुआ था। उसकी फुटेज इसमें है सर। दिखाओ। ये देखिए सर, ये सिक्योरिटी गार्ड है मानिक के साथ, लेकिन सर इस गार्ड का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने मानिक के भाई से भी इस गार्ड के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी ऐसे किसी गार्ड को नहीं जानता जो मानिक को जानता हो। लेकिन जिस तरह से ये गार्ड मानिक की बाइक पे बैठा है, उससे तो ये लगता है कि ये मानिक को जानता होगा। लेकिन सर मानिक के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इसे जानता हो। सर हो सकता है कि मानिक ने इस गार्ड को लिफ्ट दी हो, और इसके भी पूरे चांसेस हैं कि इसी गार्ड ने मानिक को मारा हो, क्योंकि ये दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहां पर मानिक की लाश मिली। अगर इस गार्ड ने मानिक को मारा है तो हो सकता है इसी ने फिर हीरालाल को भी मारा हो। ये कौन सी एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी है इस गार्ड ने? सर ये यूनिफॉर्म एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी की है। मैंने वहां पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय का डेटा मंगवाया सर। गुड। तूने मेरी बीवी को सोने की चेन गिफ्ट किया? हाथ की लगाता है। ये चल ये रुको छोड़ो हटो। आज के बाद तू मेरे घर में घुसेगा नहीं, समझा? क्यों ना घुसो? पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन परिणाम अब भी शून्य था। सर एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी में जितने भी गार्ड हैं उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। कबीर, ये जरूरी तो नहीं कि क्रिमिनल क्राइम सीन पे अपना फोन साथ में ही लेके जाए। लेकिन सर जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी उसमें वो गार्ड बाइक पर बैठा था और उसका चेहरा भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, और हीरा और मानिक के बैकग्राउंड में भी उनका किसी भी कार्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। सर, खबरियों से हीरालाल और मानिक का एक कॉमन कनेक्शन सामने आया है। 2 साल पहले तक हीरालाल सुखामा रोड पर आया जाया करता था, मानिक भी वहीं आता था। ये सुखामा रोड वही है ना जहाँ ये सभी गेज इकट्ठे होते हैं? यस सर। इस हीरालाल का 57 साल तक शादी ना करने के पीछे राज यही था कि वो होमोसेक्सुअल था, और सर ये मानिक भी होमोसेक्सुअल था। तो हो सकता है हीरालाल और मानिक के मर्डर में किसी गे का हाथ हो, जो उन दोनों का क्लाइंट हो और जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर इन दोनों के मर्डर्स किए हों। एक काम करो, ये सुकामा रोड पे जहां भी ये गेज इकट्ठे होते हैं उन सबको राउंड अप करो। हो सकता है ये काम उनमें से ही किसी एक का हो। ओके सर। सिक्योरिटी गार्ड के लिबास में दिख रहे किलर को अब गे और होमोसेक्सुअल भी समझा जा रहा था, और उस किलर की तलाश में कई संदिग्धों को राउंड अप भी किया जा रहा था। लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी। सर मानिक की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या किसी भारी पत्थर के वार से हुई, और हीरा की तरह मानिक को भी मॉलेज नहीं किया गया था। लेकिन थे तो दोनों ही होमोसेक्सुअल, यानी कि समलैंगिक। सर सुकामा रोड पे काम करने वाले हर गे को खंगाला, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। लेकिन सर इन दोनों मर्डर में कई बातें कॉमन है। जैसे? आइए सर, पहले मर्डर हुआ हीरा का, उसके बाद मर्डर हुआ मानिक का। सर इन दोनों के मर्डर में पहली कॉमन बात यह है कि इन दोनों का मर्डर ट्यूसडे नाइट को हुआ, और सर दूसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर का तरीका एक ही है, इन दोनों को किसी भारी पत्थर से मारा गया। सर तीसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर करने के बाद किलर ने इन्हीं के फोन से इन्हीं के घर वालों को कॉल किया। सर इन दोनों मर्डर में किलर का मोडस ऑपरेंडी एक ही है, और जिस तरीके से उस किलर ने ये दोनों मर्डर किए हैं उसे तो लगता है कि वो कोई साइको ही है, और हो सकता है कि वो साइको कोई सीरियल किलर हो, स्टोनमैन।
हीरालाल और मानिक की हत्या करने वाले किलर को अब सीरियल किलर समझा जा रहा था। लोगों को उससे बचने के लिए सतर्क किया जा रहा था और जिस मॉडस ऑपरेंडी से मर्डर किए जा रहे थे वो इस केस की जड़ें और भी गहरी करने वाला था। सर फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला कि पन्ना या किसी और आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से हुआ। लेकिन सर मैं कुछ पुराने केसेस स्टडी कर रहा था। इसमें सामने आया है कि हीरा और मानिक के किलर की तरह ही 1989 में कोलकाता में 13 लोगों का मर्डर भी किलर ने पत्थर मार के किया था और सर हीरा और मानिक का मर्डर भी पत्थर से ही हुआ था। और सर सेम मोडस ऑपरेंडी से 26 मर्डर 1985 से 1989 के बीच मुंबई में हुए। सर कोलकाता में 13 और मुंबई में 26 मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ होगा, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया सर। ये सभी 39 मर्डर केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। जिसने भी मर्डर किए वो अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। और सर 1985 से 1989 के उन मर्डर केसेस के बाद प्रेस वालों ने उस सीरियल किलर का नामकरण भी कर दिया था, स्टोन मैन। सर वैसा ही एक स्टोनमैन 2009 में भी सामने आया है। साल 2009 में गुजरात के राजकोट शहर में 3 लोगों का मर्डर भी इसी तरह पत्थर मार के किया गया था, जिस तरह हीरा और मानिक को मारा गया था। लेकिन सर राजकोट के इस स्टोनमैन को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये स्टोनमैन अब भी गुजरात जेल में है। लेकिन जिस स्टोनमैन को हम ढूंढ रहे हैं वो अभी तक फरार है। वो उन सीरियल किलर से ज्यादा अतरंगी है। वो लोगों की पत्थर मारकर सिर्फ जान ही नहीं लेता, वो विक्टिम के मोबाइल फोन से उसके परिवार वालों को फोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाता है, जैसे कि हमें चैलेंज दे रहा हो। कबीर, इससे पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। बबलू, जब मैंने 2 लोगों को पत्थर मार के टपकाया तब वो मुझे बोला कि तेरे से पहला मैं रमन राघव का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी वो बाहर है साहब। एक बात बता, ये बबलू गे है क्या? अरे नहीं साहब, बबलू गे हुए नहीं है। गे तो अपना पुरोहित है। कौन पुरोहित? अपनी गैंग में था साहब। हो सकता है बाहर ये बबलू और पुरोहित का कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा मर्डर कौन करेगा। उस स्टोनमैन को ढूंढने के लिए पुलिस बबलू और पुरोहित समेत कई खूंखार अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड स्टडी कर रही थी और इस कोशिश में कई ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए जो काफी लंबे समय से फरार थे। लेकिन जिस स्टोनमैन को पुलिस ढूंढ रही थी वो अभी तक गायब था और उस तीसरे विक्टिम की पहचान भी अभी तक पता नहीं चल पाई थी। मैंने इस मच्छर को बोल दिया है कि चाहे जो भी हो, ये डेंगू हमारे साथ ही रहेगा। तुम्हें इतने महंगे महंगे तोहफे लाके दिए, तुम्हें ये चेन लाके दी और तुम अपने पति की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो, डेंगू बुला रही हो। मेरे मन में जो आएगा मैं उस नाम से बुलाऊंगी और प्यार सिर्फ तुमसे करूंगी मेरे डेंगू। फुलझड़ी। अरे डुगडुगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बड़ा चढ़ा के बताएंगे और इनका भैया तुम्हें कुछ करे ना करे लेकिन मेरी जान ले लेगा वो। इनको जान से मारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड आते हैं तो इन्फॉर्म करना। सर जहांगीर थाने से फोन था। हसनपुर रोड पे जिस तीसरे आदमी का मर्डर हुआ था उसकी पहचान हो गई है। हसमुख नाम है उसका। हसनपुर में अकेला रहता था और हसमुख के बेटा बेटी बेंगलोर में रहते थे। लेकिन काफी टाइम से हसमुख का उनको कॉल नहीं पहुंचा तो हसमुख का बेटा हसनपुर आया, लेकिन उनके घर में ताला लगा था सर। और जब घर खुला तो देखा कि उनके घर में लूटपाट हुई थी। कबीर, क्या ये पता लगा कि हसमुख होमोसेक्सुअल है या नहीं? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये क्या सुन रहा मैं? क्या हुआ? जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो। तुम्हारी दोनों बहनें भाग गई हैं। मैं बोलता था उसे इतना मत मारो, लेकिन तुम हमेशा उसे मारती थी। तो तुम भी तो मारते थे ना उसको। लेकिन मेरा तुम पे बस नहीं चलता है ना। अब देख क्या रही हो? चलो ढूंढो उसको, नहीं तो उसके साथ हमारी कमाई भी जाएगी। सर ये हसमुख के कॉल रिकॉर्ड। हत्या वाले दिन उसके नंबर से किसी को भी लास्ट कॉल नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हत्या से 2 घंटे पहले उसके फोन पे एक नंबर से कॉल आया था। ये देखिए सर।
और हत्या वाले दिन ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर हसमुख का मर्डर हुआ। सर अभी ये नंबर नुसरतगंज में एक्टिव है। लेकिन ये नंबर है किसका? सर अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और इसका फोटो भी सामने आ जाएगा। सर ऑलरेडी मैंने अपनी एक टीम को नुसरतगंज में तैनात कर दिया है। हो सकता है ये नंबर यूज करने वाला स्टोन मैन ही है। अरे फुलझड़ी और डुगडुगी को धरती तो निकल नहीं जाएगी ना। देख सुनीता, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अरे तुमको क्या लग रहा है मैंने मार दिया उनको? नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा कमी नहीं है। तू उसे मार नहीं सकती लेकिन उसे बेच सकती है। अब बता क्या किया तूने? जबान संभाल के बात करो, अगर और एक शब्द बोला ना तो यही खड़े खड़े तुमको बेचता। हसमुख सेठ मुझे नौकर कम और गुलाम ज्यादा समझते थे। उन्होंने मुझे बहुत सताया साहब। फिर मैंने उनके कि नौकरी छोड़ दी साहब, लेकिन मैं उनसे बदला लेना चाहता था साहब। फिर मैंने हसमुख सेठ को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो मुझसे मिले, नहीं तो मैं उन पर झूठा केस कर दूंगा कि वो मेरा शोषण करते थे। फिर सब मैंने उनको फ़ोन किया और वो मुझसे मिलने आए और मैंने उनको मार दिया साहब। मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्टोनमैन जिसको मारता है तो उसके पैंट के बटन और जिप खोल देता है, तो मैंने वैसा ही किया। लेकिन साहब मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब, मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब। अरे सुषमा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? क्योंकि सुषमा मरने वाली है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? स्टोनमैन। स्टोनमैन? पुलिस वालों ने यही नाम तो दिया है मेरा। जल्दी से बसंतपुर रोड आ जा, तेरी बीवी को टपका दिया है मैंने। हेलो हेलो, क्या? सर बसंतपुर में इस बार स्टोनमैन ने एक औरत को मारा। औरत को? हाँ सर, उस औरत का नाम सुषमा है और किलर ने सुषमा के ही फोन से उसके पति को कॉल करके मर्डर लोकेशन बताई है। और इस बार किलर ने अपना नाम स्टोनमैन बताया है। स्टोनमैन? यस सर। पहले की तरह इस बार भी पुलिस को क्राइम सीन से उस स्टोनमैन तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं मिला और पुलिस सुषमा से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इस बीच एक संदिग्ध उनकी नजर में आया। सर सुषमा का मर्डर बसंतपुर में जहां पर हुआ था उस एरिया की एक सीसीटीवी में सुषमा कैप्चर हुई थी। उसके फुटेज इसमें है सर। दिखाओ। ये देखिए सर। सर मानिक के साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड देखा गया था और उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस फुटेज में गार्ड का चेहरा साफ दिख रहा है। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। सर अगर ये स्टोनमैन इसी एरिया का होता तब तक तो इसकी पहचान पता चल गई होती। तो हो सकता है कबीर ये कहीं बाहर का रहने वाला हो, यहाँ क्राइम करता हो और वापस चला जाता हो। जिस जिस दिन भी मर्डर हुए हैं उस दिन के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। जिस दिन भी मर्डर हुए थे उस दिन ये सिक्योरिटी गार्ड अशोक नगर रेलवे स्टेशन के पास वाले मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर पता नहीं चल पा रहा है कि ये आता कौन से एरिया से। कबीर एक काम करो, अपनी एक टीम सादे कपड़ों में इस मार्केट के आसपास तैनात कर दो। हो सकता है फिर किसी दिन ये किसी न किसी को शिकार बनाने के लिए यहाँ आए। ओके सर।
क्या साहब, आप लोग भी बजाने आए हो? बकवास बंद कर, सीधे तरीके से बोल। क्या सीधा सीधा बोलूं साहब, सारी दुनिया ने बजाया है मुझे, आप भी बजा लो। डुगडुगी जठेरी। तेरी की, ये तो डुगडुगी है। डुगडुगी, सही नाम बोल अपना। सही तो बोल रही हूँ साहब। साहब, मेरा भाई गधा था, एकदम गधा, खुद को शेर समझता था, और मेरी भाभी लोमड़ी थी, लोमड़ी। उसका एक कुत्ता जैसा यार था। मेरी भाभी और वो कुत्ता मिलके मुझे बहुत बजाते थे साहब, बहुत बजाते थे। रुक जा, रुक जा। अरे ऐसे मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बड़ा चढ़ा के बताएंगे। इनको जान से मारना पड़ेगा। फिर साहब फुलझड़ी को लेके वहां से मैं भाग गई। फुलझड़ी कौन? मेरी बहन। डुगडुगी तेरा नाम है? तू लड़की है? नहीं साहब, लड़की नहीं, मैं किन्नर हूं साहब। इन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म की, उन सबकी जिंदगी खत्म। तो हीरालाल और मानिक तेरे साथ गलत काम करते थे, लेकिन तूने उस औरत को क्यों मारा? उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा साहब, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका थप्पड़, इसलिए मैंने साहब सबसे पहले तो मैं अपने भैया और भाभी को मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो लोग अपना घर द्वार बेच के कहां चले गए, और उन सबका गुस्सा मैंने उन सब पे एक एक करके। माना कि दुनिया ने तेरे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन तूने जो दुनिया के साथ किया, क्या वो ठीक है? हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि डुगडुगी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने इस संभावना को नकार दिया। डुगडुगी ने भले ही बचपन से कई तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं सही होंगी, लेकिन हत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कभी माफी नहीं दी